नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूं और विषय के रूप में यूपीएससी और कोचिंग इंडस्ट्रीज लेकर आया हूं। हाल ही में यूपीएससी का परिणाम जारी हुआ और एक बार फिर पूरे देश में वही सवाल गूंज रहा है। हिंदी माध्यम के छात्रों का चयन आखिर इतना कम क्यों हो रहा है? हर साल लाखों हिंदी माध्यम के छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन अंतिम सूची में उनका चयन लगभग न के बराबर दिखाई देता है। इसके साथ ही कई तरह के अफवाहें और आरोप भी सुनाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी चेकिंग में भेदभाव होता है, कुछ कहते हैं कि हिंदी माध्यम के साथ अलग व्यवहार किया जाता है। सच्चाई क्या है, यह तो आयोग ही बेहतर जानता है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम कम चर्चा करते हैं। आज यूपीएससी का पैटर्न भी बदल चुका है। अब इस परीक्षा में अक्सर वही छात्र आगे निकलते दिखाई देते हैं जिनके पास बेहतर संसाधन है। अच्छा स्कूल, अच्छी अंग्रेजी, बेहतर इंटरनेट, महंगी कोचिंगें, नई तकनीक, डिजिटल सामग्री। आज चयन सूची में अक्सर डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए जैसे पेशेवर बैकग्राउंड के छात्र दिखाई देते हैं। लेकिन रिक्शा चलाने वाले, खोमचा लगाने वाले, छोटे दुकानदारों और किसानों के बच्चे, उनका चयन या तो बहुत कम होता है या लगभग न के बराबर दिखाई देता है। सवाल यह नहीं है कि वे सक्षम नहीं है, सवाल यह है कि संसाधनों की असमानता इतनी बढ़ चुकी है कि प्रतियोगिता का मैदान अब बराबर नहीं रह गया। इसलिए यूपी और बिहार देश के गरीब तथा मध्यम वर्गीय परिवार को यह समझना होगा, अधिकारी बनने का सपना देखना गलत नहीं है, लेकिन उस सपने को यथार्थ की जमीन पर देखना भी जरूरी है। क्योंकि हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन सीटें मुश्किल से लगभग 1000 होती हैं। यानी गणित साफ है, सबका चयन नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद लाखों युवा एक सपना लेकर शहर की ओर निकल पड़ते हैं। क्यों? ये प्रश्न उठता है, क्यों? क्योंकि देश के कई शिक्षक और कोचिंग संस्थान अपनी जादुई भाषा, जादुई संवाद और जादुई रील्स के माध्यम से युवाओं को आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं डरो मत, कुछ नहीं होगा तो अनुभव मिलेगा। एक बार यूपीएससी की तैयारी करके देखो, जीवन का नजरिया बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर राजा बनने की क्षमता है और सच कहे तो उनकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण होता है। इसी आकर्षण में यूपी और बिहार के निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लाखों युवा अपने गांव छोड़कर शहरों की ओर निकल पड़ते हैं। वे सिर्फ किताबें लेकर नहीं आते, वे अपने साथ माँ बाप के सपने लेकर आते हैं। और फिर शुरू होती है एक दूसरी कहानी। एक लाइन याद रखना, दिल्ली का फर्जी नगर, राजेंद्र नगर, जिंदगी में क्या इलाहाबाद, पटना, सिकंदराबाद होगा तो तजुर्बा होगा। जैसे शहर, उससे बड़ा कुछ इन नहीं है। जगहों पर छोटे छोटे कमरों में छात्र रहते हैं। ऐसे कमरे जिनकी हालत कई बार मूवी के दड़बे जैसी होती है। वहीं पर वे दिन रात पढ़ते हैं, सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं, परिवार से दूर हो जाते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक घुटन पैदा होने लगती है। मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि कई छात्र डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई परिवार कर्ज लेते हैं, जमीन बेचते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनका बेटा या बेटी एक दिन आईएएस ऑफिसर बनेगा। लेकिन सच्चाई बहुत कठोर है। इस परीक्षा में हर साल लाखों लोग बैठते हैं और सीटें मुश्किल से लगभग 1000 होती है। फिर भी कोचिंग उद्योग लगातार यह सपना बेचता रहता है। भारतीय समाज में शिक्षक को हमेशा बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। परंपरा कहती है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, यानी गुरु को भगवान से भी ऊपर माना गया है। भारत की धरती सदियों से गुरु शिष्य परंपरा की महान विरासत से भरी रही है। गुरुकुलों में शिक्षा सिर्फ परीक्षा पास करने का माध्यम नहीं था, वह चरित्र निर्माण, जीवन की समझ और समाज को दिशा देने की साधन थी। लेकिन समय के साथ यह परंपरा कमजोर होती चलेगी और उसकी जगह ले ली कोचिंग संस्कृति ने। आज शिक्षा एक विशाल इंडस्ट्री बन चुका है। इसी नई कोचिंग संस्कृति के चमकते सितारों में एक नाम बड़े सम्मान और थोड़े व्यंग के साथ लिया जाता है, अवध ओझा साहब। वह इतने भ्रष्टाचारी शिक्षक हैं कि कभी शिक्षक बन जाते हैं, कभी मोटिवेटर, तो कभी समाज सुधारक और कभी नेता बनने की कोशिश कर लेते हैं। मंच पर उनकी वाक शक्ति और आत्मविश्वास देखने लायक होता है। गले में गमछा है, एक हाथ में चश्मा, दूसरा हाथ हवा में और दिमाग शायद कहीं और। क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, लगता है कि कोई इतिहास का शिक्षक नहीं बल्कि मंच का कलाकार आ गया है। 2-2.5 घंटे की क्लास में इतिहास की बातें कम होती है और जिंदगी के दर्शन, राजनीति, समाज, मटन मुर्गा और दुनिया भर की कहानियां ज्यादा सुनने को मिलती है। छात्र पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन का भी पूरा आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि वे पढ़ाने के लिए लाखों रुपए प्रति घंटा लेते हैं। अब ये पढ़ाई की फीस है या मनोरंजन का टिकट, ये छात्र भी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन यह सच है कि उनकी वाक शक्ति में बिजली जैसा करंट है। वे इतने जोश से बोलते हैं कि कई बार छात्र भूल जाते हैं वे पढ़ने आए हैं या किसी मोटिवेशनल शो में बैठे हैं। और अमीर होना अलग बात है। वे खुद को एक तरह से किंग मेकर की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनका दावा यह नहीं है कि वे खुद राजा है, बल्कि यह है कि आपको राजा बना सकते हैं।
यूपीएससी में चयन हो या ना हो, लेकिन वे यह विश्वास जरूर दिलाते हैं कि आपके अंदर राजा बनने की क्षमता है। वे राजा के क्वालिटीज भी बताते हैं और इस तरह बताते हैं कि सुनने वाला कुछ देर के लिए खुद को सचमुच राजा समझने लगता है। उनकी एक और खासियत है, उनसे किसी भी विषय में बात कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, राष्ट्रीय मुद्दा हो, धर्म हो, समाज हो, पैसा हो, सत्ता हो, प्रेम हो, यहाँ तक कि सेक्स पर भी, हर विषय पे उनका अपना कई बार बेहद अतरंगी नजरिया होता है। यही वजह है कि उनकी वीडियोस और रील्स गांव-गांव तक पहुंच जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। आज शिक्षक का स्वरूप तेजी से बदल चुका है। आज शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल चुका है। कोचिंग अब कोचिंग नहीं रही, बल्कि एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुकी है। हजारों छात्र अपने सपनों के साथ शहरों में आते हैं, लेकिन उनके सपनों के साथ साथ कोचिंग संस्थानों का व्यापार भी तेजी से बढ़ता जाता है। व्यंग में कुछ लोग कहते हैं कि यह स्थिति कुछ हद तक उस प्रक्रिया जैसे लगती है जैसे जिसमें आतंकी संगठन युवाओं को ब्रेन वॉश करते हैं। वे धर्म, पैसा और स्वर्ग का लालच देकर युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। उसी तरह कई बार कोचिंग उद्योग छात्रों को इतना प्रेरित और सम्मोहित कर देते हैं कि वे अपने गांव की जमीन, खेत खलियान बेचकर कर्ज लेकर शहरों में पढ़ने आ जाते हैं। कुछ लोग इसे व्यंग में नॉलेज टेररिज्म भी कहते हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ हथियारों की जगह शब्दों का इस्तेमाल होता है और बमों की जगह सपनों का। कई बार ऐसा लगता है कि जहां तक सरकार की विकास यात्रा नहीं पहुंची, वहां तक कोचिंग की रीस पहुंच गई है। इसलिए व्यंग में कहा जाता है, जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचे ऐसे शिक्षक। लेकिन अंत में सवाल वही है, जब चैन नहीं होता तो वही समाज कहता है बाप का पैसा बर्बाद कर दिया। और तब छात्र न घर का राजा, न घर का रह पाता है, न घर घाट का। उसके पास ज्ञान तो बहुत होता है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, समझने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन बेरोजगारी उसे अंदर से खा जाती है। कई बार यह स्थिति मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी के भी खिलाफ लगती है। इसलिए युवाओं को समझना होगा, यूपीएससी की तैयारी जरूर करें, लेकिन समझदारी से करें। 1 या 2 बार प्रयास करें, लेकिन अगर सफलता ना मिले तो समय रहते जीवन का दूसरा रास्ता भी चुनना सीखें, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा से बड़ी होती है। जिंदगी सिर्फ एक परीक्षा से बड़ी होती है। और शिक्षकों से भी विनम्र निवेदन है कि हमारे सपनों के साथ मत खेलिए। भारत का मानव संसाधन को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यूपी और बिहार के लाखों घरों में आज भी सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब टूटते हैं तो उनकी आह दूर दूर तक सुनाई देती है। नमस्कार, जय हिंद।